जो आपकी थ्योरी बचती थोड़ी बहुत उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बैच में आए भी नहीं है। प्रभरूप नहीं है। किसने ज्वाइन किया था अभी? प्रभरूप ने ज्वाइन किया। चलिए, तो देखो बेसिक बेसिक चीज़ जल्दी जल्दी समझते हैं, और आप ऑलरेडी अब एक्सपर्ट भी हो चुके हो इन चीज़ों के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? डॉग टाइप। नहीं नहीं चलेगा, मना नहीं करेगा, बट आप ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा, ठीक है। फिर इसका हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? रूट लैंग्वेज HTML। फिर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? हेड। हेड का क्या फ़ायदा होता है लिखने का? क्यों डिफाइन करते हैं हम लोग? बताओ बताओ, क्यों डिफाइन करते हैं? टाइटल के लिए। तो टाइटल के लिए टाइटल टैग होता है, हेड का क्या काम है उसमें? ट्राई करके दिखाऊं? अभी दिखाते हैं। फाइल सेव कर लेते हैं आज की डेट में, डी ड्राइव TTS 22330, और आज डेट क्योंकि 24/04/25। फाइल को हमने नेम दिया फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल। चलिए, तो मैंने जैसे हेड यहाँ से हटाया, फाइल को सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र में इसको चेक कर लेंगे क्या लिखा है ना? हो गया ना? बट आउटपुट तो हम ले आए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका होता है हेड के अंदर ही डिफाइन किया जाए। अब क्वेश्चन आता है, जब आउटपुट आ रहा है तो क्यों करें डिफाइन? क्योंकि जब कोई वेबसाइट बनती है तो खाली टाइटल नहीं होता उसमें। उसमें क्या क्या होता है? जैसे हमने एक्सटर्नल CSS लगाना सीखा, वो भी इसके अंदर आता है। हमने मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 लगाना सीखा, मेटा में हमने व्यू पोर्ट लगाना सीखा। सिंगल लाइन है चल जाएगा, अगर बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग हेड के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तब नहीं चलेगा। उस केस में हेड रिक्वायर्ड है, ठीक है। सिंगल चल जाता है, मल्टीपल चीज़ें पास करोगे। जैसे एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं, arenapb.hyperphp.com। अब यहाँ आप देखेंगे हेड की शुरुआत यहाँ से होती है और क्लोज यहाँ पर होता है, तो काफ़ी कुछ है ना इसके अंदर। तो इतनी चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो बिना हेड के नहीं चलेंगी, ठीक है। इसलिए हेड होना ज़रूरी होता है। चलिए तो ये हमारा, जैसे हमने एक फाइल बनाया तो एक HTML पेज कैसे क्रिएट होता है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट हो गया है ना। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ चल रहा है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं। हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट रिटन बाय नोटपैड, ठीक है। लिखने के बाद अगर हम पेज को रीलोड करते हैं यहाँ पर तो क्या दिखता है? मैटर आ गया। बट अगर हम लोग इसको Ctrl+U प्रेस करके अगर कोड में चेक करते हैं तो ये बॉडी के अंदर डायरेक्ट लिखा गया है, ये किसी एलिमेंट पे नहीं है, जैसे पैराग्राफ या हेडिंग। तो जब भी हम लोग बॉडी में कुछ लिखते हैं तो कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखते, हमेशा एक कंटेनर होना चाहिए। तो जैसे कि एक स्टेटमेंट है तो इसको किस में होना चाहिए? पैराग्राफ में। हेडिंग और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा? हेडिंग और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, हेडिंग हेडिंग, पैराग्राफ पैराग्राफ, क्या एक्सप्लेनेशन? नहीं, देखो टेक्निकली क्या डिफरेंस होता है हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। ये तो आपको पता ही है कि हेडिंग हेडिंग होता है, मतलब कि बोल्ड होता है, साइज बड़ा होता है, और पैराग्राफ कंपैरेटिवली हेडिंग रेगुलर साइज में रहता है, छोटा दिखाई देता है। बट ये सही तरीका नहीं है। हेडिंग में कभी फुल स्टॉप नहीं होता, ठीक है, और पैराग्राफ में हमेशा स्टेटमेंट एंड होता है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। टाइपोग्राफी प्रिंसिपल से हर चीज़ को देखने का तरीका होता है, ठीक है। हेडिंग में फुल स्टॉप नहीं आता कभी भी, नोटिस करना। बड़ी से बड़ी वेबसाइट के अंदर लगाया होगा तो वो बेवकूफ़ है जिसने भी लगाया, यानी क्या
3 वर्ड्स हो सकता है, 4 वर्ड हो सकता है, वो कभी एक सेंटेंस नहीं होता हेडिंग। समझ गए ना, ध्यान रखना। हाँ, तो चैप्टर के नेम में कभी आपने देखो फुल स्टॉप नहीं होता, नहीं होता ना। जो न्यूज़ सब्सक्राइबर्स होता है उसमें लिखा होता है कि ये चीज़ हुआ फिर आगे पोस्ट मारा जाता है। वो डॉट 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 लगा फिर लगाते हैं, यानी कि मैनी मोर उसके बाद, यानी कि वो बहुत बड़ी बात कही जा रही है उसके। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ देखेंगे न्यूज़ की बात करें, जैसे ANI न्यूज़, ठीक है, तो जैसे इतनी बड़ी हेडिंग लिखेगी, क्या कहीं पर कोई एंड हो रहा है लाइन, कोई डॉट फुल स्टॉप कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग चीज़ें कर तो रहे लेकिन पता भी होना चाहिए हेडिंग और पैराग्राफ साइज वाइज तो पता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। मान लो अगर मैं आज आपको ये ना बताऊं, कल को हो सकता है फुल स्टॉप लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, जैसे भी कह रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होती, तो इंटरव्यू में तुम हेडिंग पे रिजेक्ट हो जाओगे कि भाई इसको तो हेडिंग ही नहीं लिखना था, कोड क्या लिखेगा। ठीक है, तो जैसे वो नहीं आता वो वायरल मीम्स होती, गजब बेइज्जती है, तो वो हो जाएगा। चल, तो ये हमें क्लियर हो गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं, जैसे कि H1, H स्टैंड फॉर हेडिंग, 1 क्या है हेडिंग का टाइप, 1 सबसे लार्जर साइज प्रोड्यूस करता है, राइट, और हमने यहाँ पर H1 को क्लोज किया। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं जैसे कि दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने इस पेज को डिफाइन किया, अब आप मान लीजिए कि जैसे आपको पता है कि आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप चलाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका न्यू डॉक्यूमेंट जो वेलकम करता है वैसे वाइट कलर से करता है ना, जैसे हमारा बॉडी भी वाइट ही आ रहा है ना यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हो कि इसका मुझे कलर वगैरह कुछ चेंज करना है, तब आप यहाँ पर एक फ़ाइल बना लें इस तरह से, ये सेकंड फाइल है, चेंज BG कलर, BG बोले तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, अगर सिर्फ HTML की बात करें, CSS को भी ब्लेंड ना करें इसके अंदर, तो देखो टैग्स होते हैं, टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, आसिम। अब आसिम के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, जैसे कि हेयर, जैसे इसके स्पाइक स्टाइल है एग्जांपल के तौर पर, है ना, किसी के कर्ली हेयर हो सकते हैं, तो हेयर इज़ अ एट्रीब्यूट। हेयर का जो स्टाइल है सबका अपना अपना, वो क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। या जैसे इसका आई कलर, या जैसे इसका स्किन टोन इक्वल टू इसका डार्क है, ग्रे है, जिस तरह का भी है उस तरह की चीज़ है। तो वैसे ही बॉडी जो है एलिमेंट, उसके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि BG कलर। अब कलर क्या हो सकता है, जो भी हमने नेम पढ़े हुए हैं आज तक स्कूल टाइम से लेकर टिल डेट तक, तो जैसे कि हमने कोडिंग में बहुत पहले डिक्लेयर किया था 140 नेम्स होते हैं जो हम लोग यहाँ चला सकते हैं। तो जैसे मुझे लगता है मैं पिंक कलर यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो इस फाइल में नहीं आएगा, ये हमने दूसरी फाइल बनाई है, ये तो देखो कलर आ गया इसके अंदर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टाइटल चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड कलर, तो आप देखेंगे टाइटल चेंज हो गया और हमने यहाँ पर कलर डिफाइन किया, कलर हमारा कॉल हो गया। अब आपको लगता है कि भाई मुझे कोड के थ्रू कलर चेंज करना है, तो फोटोशॉप हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हेक्साडेसिमल कोड होते हैं, और जब भी आप फोटोशॉप चूज करेंगे, तो मैं फोटोशॉप तो ओपन नहीं करूँगा, फोटो पीछे दिखा देता हूँ आपने। जो भी कलर लेना है वो वेब कलर ऑन करने के बाद लेना है। अगर हम इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कलर काउंट करें अपने, तो ये 216 कलर है टोटल, ठीक है। नेम के अकॉर्डिंग जाओगे तो 140, कोड के अकॉर्डिंग जाओगे तो 216, 216 कलर। और जब CSS सीख जाओगे तो आप सभी कलर चला सकते हो, 16.7 मिलियन कलर CSS में जाके पॉसिबल होगा। अभी के लिए आप क्या चला सकते हैं, ओनली वेब कलर, वेब कलर में हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो जो कलर समझ में आता है चलाओ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ FFCC00, तो एक ऑरेंज कलर ये मुझे देखो यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेगा, है ना। ऐसे आपको लगता है मुझे कोई ग्रे कलर बनाना है, तो आपको ग्रे का कोड पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा डार्क ग्रे की तरफ जाना चाहता हूँ, तो देखो डार्क ग्रे कलर आ गया। अब डार्क ग्रे कलर के ऊपर कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेक्स्ट का वाइट कलर, है ना। तो हमेशा कंट्रास्ट का ध्यान रखना होता है। कंट्रास्ट
जैसे कि एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, आप लोगों का पीपीटी वगैरह हुआ होगा, है ना? तो पीपीटी में क्या बोला जाता है? वाइट शर्ट पहन के आओ, ब्लैक ट्राउजर पहन के आओ, है ना? तो ये क्या है? कंट्रास्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट बॉडी के अंदर हमारा कलर क्या होता है? बेस वाइट होता है, टेक्स्ट ब्लैक होता है, एकदम अलग से कैची होता है ना, जैसे भी नोटपैड में आप देखोगे। अब अगर मैं नोटपैड के बैकग्राउंड कोई कलर डाल दूँ तो उसके ऊपर जो कंटेंट है उसकी रीडेबिलिटी जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी उस कंडीशन में। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट बनाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड और जो उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट है वो एक दूसरे का अपोजिट होने चाहिए। जैसे ब्लैक का उल्टा क्या होता है? वाइट, वाइट का उल्टा क्या होता है? ब्लैक। अब मान लो कोई दूसरा कलर है आपके पास, ठीक है, तब आप क्या करोगे? अब जैसे मान लीजिए कि भाई ये ग्रीन कलर है, ठीक है, अब ये प्योर ग्रीन नहीं है, ठीक है, ये क्रोमा ग्रीन कलर है। अब इस तरह का कलर अगर मेरे पास कुछ है, ठीक है, इस तरह का कलर अगर मेरे पास कुछ है और मुझे नहीं समझ में आता इसके ऊपर बेस्ट टेक्स्ट क्या दिखाई देगा, तो वाइट ही अच्छा लगेगा, बट अगर मैं कंट्रोल आई करूँ तो ये कलर बड़ा अच्छा दिखाई देगा इसके ऊपर। तो एक कंट्रास्ट को बताता है। कंट्रोल आई इन्वर्ट पड़ा हुआ है ना फोटोशॉप में, एक होता है इन्वर्स, एक होता है इन्वर्ट। इन्वर्स सिलेक्शन को इन्वर्स करता है, इन्वर्ट कलर को अपोजिट करता है, यानी कि कंट्रास्ट में भेजता है। तो किसी भी कलर का आपको कंट्रास्ट निकालना हो ऐसे आप ढूंढ के निकाल सकते हो, कंट्रोल आई, ठीक है। और जैसे मान लो कि यहाँ पर वाइट कलर है इसके अंदर, सर यहाँ से हम लोग इसको लॉक कर लेंगे। अब देखो वाइट का देखो अपोजिट कलर खुद बता देगा, कंट्रोल आई करो, क्या आ गया? ब्लैक आ गया ना। रेड कलर है अगर तो इसका देखो सियान कलर अपना बता देगा, इसका उल्टा कलर क्या होता है? अपोजिट कलर सियान। तो इस तरह से आप फोटोशॉप से बहुत इजीली कलर का पता लगा सकते हैं। अब कलर कितनी तरह के होते हैं कौन बताएगा? है? अच्छा, तो जैसे अगर हम लोगों ने ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तुम्हारे पैसे बताओ सबका कोर्स क्या क्या है? सबका डीसीसी है। तो डीसीसी में कुछ तो तुम्हें पढ़ाया गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना? आरजीबी और सीएमआई के दो कलर मोड होते हैं। लेकिन मान लो कि अगर हम लोग आरजीबी की ही अगर बात करें तो आरजीबी में कितने तरह के और कलर होते हैं? बहुत बताए थे, कुछ एक दो बता दो, मैं देखूं बहुत वाले वो सही रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, वो बहुत कुछ और है, कुछ बता। जानवी आप बताओ। आरजीबी तो रेड ग्रीन ब्लू ही होता है। मैं कह रहा हूँ अगर आरजीबी से मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ और कल को मैं वो डिज़ाइन किसी क्लाइंट के पास लेके जाता है, चलो जॉब आपने पोर्टफोलियो में लगा लिया और आप पोर्टफोलियो में लेके चल गए जी ये मेरा डिज़ाइन है। अब आपसे पूछता है ये कौन सा कलर है, तो कैसे बताओगे ये कौन सा कलर स्कीम आपने यूज़ किया उसमें? भाई वो पेज का साइज़ भी पूछ लेते हैं, क्या साइज़ रखा, अगर तुम्हारा हो तो तुम्हें पता होगा, नहीं होगा तो तुम कहोगे जी मुझे नहीं पता, फंस गए तुम 2 मिनट में। ना ना ना, ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि ये तुम्हारा सोचना है, इंडस्ट्रीज थोड़ी ना चलती कि मैंने सोचा ऐसा कुछ होगा। ऐसे नहीं होता। चलो कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद पढ़ा भी होगा हम लोगों ने। कुछ सुना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायडिक, टेट्राडिक? कुछ नहीं सुना? भाई तुम डिजाइनिंग कैसे करते हो फिर? एग्जाम्पल दिखाते हैं कुछ। चलिए मेरा ब्लॉग है, यहाँ पर दिखाते हैं कुछ। अब मान लो कि आपसे कोई कलर के बारे में पूछ ले, ठीक है, कि भाई हिस्ट्री ऑफ कलर क्या है, या फिर जैसे कलर्स के मीनिंग्स क्या होते हैं, रेड कहाँ यूज़ करना है, ऑरेंज कहाँ यूज़ करना है। उसके बाद ये देखो इतने तरह के कलर होते हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायडिक, टेट्राडिक। इस तरह से आपका कोई डिज़ाइन बनता है। यानी कि जब कोई डिज़ाइन बनाया जाता है तो उसमें हमारे साथ एक बाउंडेशन लगाई जाती है कि ये 4 कलर में बनेगा, ये 3 कलर में बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री में बनेगा, ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में बनेगा, ये एनालॉगस होगा, ये मोनोक्रोमेटिक होगा। अगर तुम्हें यही नहीं पता तुम डिज़ाइन कैसे बनाओगे? कोई बात नहीं, मेरा यूआरएल सेव कर लो, यहाँ पढ़ लेना, 2014 में मैंने कभी लिखा था, ताकि पता होना चाहिए। जैसे कि HTML5 क्या होता है तो यहाँ देखोगे ब्लॉग पे मेरे लिखा हुआ है।
ठीक है, CSS3 क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है बहुत कम लाइनों में। मीनिंग ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन क्या है लोग कर लेते हैं, पता ही नहीं होता कि एनिमेशन क्या है। ठीक है, तो किसी ने कमेंट भी किया था उस ज़माने में नीचे। अच्छा, ठीक है, तो ये पढ़ो चीज़ों को, तब जाकर तुम्हें पता लगेगा हमें कलर कैसे बनाने होते हैं, कैसे कोई डिज़ाइन बनता है। लैंग्वेज समझ में ना आए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो इसकी लैंग्वेज वगैरह को आप चेंज कर सकते हो, सब पॉसिबल है इसके अंदर, और जिस स्टाइल में देखना चाहो उस स्टाइल में आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज का कंट्रोल आ रहा है, यहाँ जाओगे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, फारसी, जिसमें पढ़ना चाहो, जिसमें कंफर्टेबल, यहाँ से ट्रांसलेट, यहाँ जाओ कोई चीज़ में ज़्यादा टेक्निकल लग रही है तो उसको हिंदी इंग्लिश कर सकते हो उससे आगे। तो सब कुछ है, बढ़िया से देखो। और समझ गए ना कि डिज़ाइन जब बनता है तो खाली इसका मतलब ये नहीं होता कि फोटोशॉप में न्यू डॉक्यूमेंट बनाया और लिया जिस साइज में मैगजीन की और फोटो रखी किसी मॉडल की और 4 टेक्स्ट लिखे, पिकर से कलर उठाया, लगाया और लो जी बन गया डिज़ाइन। ये डिज़ाइन नहीं होती। ठीक है, ये काम जो तुम लाखों रुपए लगा के सीख कर रहे हो वो काम बाहर का कोई भी बंदा कर सकता है, तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हें बनना है डिज़ाइनर, डिज़ाइनर बनना है तो चीज़ों की बारीकियों को समझो। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कह रहे हो तुम्हें बताया नहीं गया, तो फिर इसलिए मैंने तुम्हें लिंक बता दिया, पढ़ लेना वहाँ से। मैं अच्छा सॉरी शेयर करना तो भूल ही गया, लो इसको भेज देता हूँ तुम्हें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इधर है, TTS .com, पढ़ना इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कलर की बात हुई थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी कलर अपना सेट करना है वो अपना आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक लाइट ग्रे शेड बनाना है तो मैं यहाँ से इस तरह से चेंज वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं जो जनरली, जैसे एग्जांपल OTT का हो गया है ना, OTT मतलब जैसे कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, आपका हॉटस्टार हो गया, जियो के अपने खुद के अपने OTTs हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट, जियो ने अब हॉटस्टार को टेक ओवर कर लिया है। तो आप क्या नोटिस करते हैं, जैसे अमेजोन प्राइम हो गया, तो ये सारी वेबसाइट ना डार्क थीम पर बनी है। क्या दिख रहा है, सब डार्क पे है ना, इस तरह से। या जैसे नेटफ्लिक्स की अगर हम लोग बात करें, आप इसको विजिट करेंगे ये भी आपको कुछ वैसा ही दिखाई देगा। डार्क का मतलब क्या था, प्योर ब्लैक कलर। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, प्योर ब्लैक कलर कभी भी वेबसाइट डिजाइनिंग में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ग्रेश यूज करना है। ठीक है, नहीं तो आपको अगर ये प्योर ब्लैक कलर में कोई वेबसाइट दिखाना स्टार्ट करो तो ये थोड़ी बहुत देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इस रूम में बैठे हुए तो इस रूम का जो इंटीरियर है काफ़ी सूदिंग है, क्योंकि वॉल वाइट है, तो बॉर्डर वगैरह पे रेड कलर किया। अब सोचो पूरा रूम ही रेड बना दिया जाए तो आप सिर्फ उतनी देर बैठना पसंद करो जितनी देर क्लास होगी। अब मान लो कि आपका मन कर रहा है चलो थोड़ी देर बैठ के प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए इस रूम में अगर आप बैठोगे, बराबर वाले में क्या पूरा ब्लैक है, प्योर जेट ब्लैक है ना, थोड़ी बहुत देर के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखो, अगर आप टीवी गेम नहीं खेल रहे हो, आप लैपटॉप पे काम नहीं करो, आप नहीं बैठ पाओगे उसके अंदर। ठीक है, कितनी देर बैठ लोगे उसमें भी नहीं बैठ पाओगे। वो एक दो बार के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन आप देखोगे, जैसे घर होता है, घर में हमें हमेशा रहना है ना। अब घर के अंदर भड़कीले कलर अगर करा लोगे वैसे ही दिमाग खराब होता है बाहर, तो घर जाके भी रेड कलर, ऑरेंज कलर तो हाँ, तो वही चीज़। तो कलर मूड स्विंग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कलर अच्छे होंगे तो मूड चेंज हो सकता है। किसी गर्म दिमाग के होने का
न्यूट्रलाइज कर सकते हो। सर ये वाला जो बैकग्राउंड है प्योर ब्लैक है? नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे हमने ये नेटफ्लिक्स देखा, प्राइम देखा, मैं हॉटस्टार भी ले लेता हूँ। देखो पहले ब्लैक आ रहा था लेकिन अब ग्रे हो गया। कोई भी प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर को इस्तेमाल नहीं करता है, तो ध्यान रखना, वेब डिज़ाइनिंग हो, मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग हो, ब्लैक इस्तेमाल होता ही नहीं है। ठीक है, हमेशा उसका शेड यूज़ होता है। अब यहाँ से एक और जो सीखने वाली बात है, वैसे हमारे इसको अजय को पता है ये चीज़, है ना, कि हम लोग यहाँ पर ग्रे कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसको कोई और कलर क्यों नहीं दे रहे हैं उसके अलावा। अजय कुछ रोशनी डालोगे इसके ऊपर? ये मैंने कुछ पढ़ाया था ना तो यूआई यूएक्स में। देखो क्या होता है ना कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, तो डे में तो एक्सपीरियंस करोगे नहीं। आप जब बिल्कुल फ्री रिलैक्स होते हो, जब सारे काम सब निपट जाते हो, तब आप रात में बैठ के आराम से इसको फ़ोन वन पे टीवी पे चला रहे होते हो। अब इसमें से अगर मैं वाइट कलर के ऊपर अगर मैं ये सब डिज़ाइन कर दूँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा, लाइट बहुत ज़्यादा इमिट होगी डिस्प्ले से। ठीक है, तो इसलिए इसको डार्क कलर पर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे ना हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी, आप एक हॉलीवुड मूवी टीवी पे चलाओ और एक बॉलीवुड चलाओ, दोनों में कलर स्कीम में इतना डिफरेंस होता है कि आपको ना, अगर हॉलीवुड मूवी देखोगे, चाहे शॉट डे में चला जाए नाइट में चला जाए, आपके रूम में लाइट एक जैसी निकलेगी टीवी से। लेकिन अगर बॉलीवुड की जैसे चेन्नई एक्सप्रेस चला लो, जब वो साउथ की तरफ पहुंचेगी मूवी तो इतने कलर निकलेंगे, वैसा तुमसे देखे नहीं जाएंगे लाइट ऑफ करके कमरे के अंदर। जितनी बार कैमरा एंगल चेंज होगा उतनी बार अलग ही कलर निकल के आएंगे। तो ये होता है सिनेमाटोग्राफी, यानी कि आप किस तरह से बना रहे हो। जैसे हैरी पॉटर आप मूवी देखो, उसमें डे शॉट भी आते हैं, नाइट आते हैं, कि लाइटिंग एक जैसी है, मैट फिनिश। ठीक है, हॉलीवुड का कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा कर देखो, लाइटिंग का सबसे बड़ा कमाल है। हमारे यहाँ पर वो लेवल अभी बहुत कम अचीव हो पा रहा है, अभी है नहीं उस तरह का। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात करूँ, इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसे इन्होंने एक मूवी बनाई, वेब सीरीज है, बहुत बड़ा, टोटल 7 सीजन है इसके। अगर आप देखोगे उसका शूट, इसका पिक्चराइजेशन, मतलब इन्होंने बहुत पुराने टाइम का दिखाया है, लेकिन लाइटिंग बड़ी कमाल है। आप डे में देख लो, नाइट में देख लो, आपको बिल्कुल भी लाइट ऑन करो ऑफ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक जैसी लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप हर जगह पर अलग अलग कलर दिखाओगे तो भी दिक्कतें होती हैं। तो वैसी वेबसाइट या एप्लीकेशन डिज़ाइन करते वक्त तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए क्या बनी कलर स्कीम, जो भी मैंने आपको दिखाई थी, टोटल 6 टाइप की, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्राडिक, है ना, इस तरह ट्रायडिक, टेट्राडिक। तो हम बना किस स्कीम में रहे। चलिए इसको बंद करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो कलर का फंडा क्लियर। तो हमने क्या सीखा, 140 कलर के नेम और 216 कलर के कोड हम यहाँ पर चला सकते हैं। CSS की जब बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 16.7 मिलियंस कलर को यूज़ करने के लिए क्या चलाते हैं, RGB, उसकी हेल्प से हम लोग कलर बनाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से सीखेंगे बैकग्राउंड में इमेज कैसे कॉल होगी। तो लिखेंगे चेंज BG इमेज एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ लिखिए बैकग्राउंड इमेज। इमेज कॉल करने के लिए आपको अगेन जैसे मैंने एट्रीब्यूट बताया था कि भाई असम है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, हेयर स्टाइल, उसके आइज़ क्या और क्या क्या उसका टेक्सचर है, उसका स्किन टोन क्या है, उस तरह से। तो वैसे ही क्या एट्रीब्यूट आएगा, बैकग्राउंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है फोल्डर का नेम स्लैश इमेज का नेम। तो चलो जैसे कि मैं यहाँ से कुछ रेफरेंस ले लेता हूँ। अभी देखो आपको फोल्डर नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेज का फोल्डर बना लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर कुछ इमेजेस जो हम लोग लाके स्टोर कर लेंगे। तो चलिए मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ यहाँ से। सो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 3 डिफरेंट इमेजेस ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे।
फर्स्ट इमेज कितने केबी का है? 4 केबी, सेकेंड इमेज 36 केबी एंड लास्ट इमेज 155 केबी। अभी ऐसे साइज में क्यों बदलाव आया? मतलब डायमेंशन। पहली इमेज का डायमेंशन कितना है? 100 बाई 120, सेकेंड इमेज 500 बाई 600 एंड थर्ड इमेज फुल HD। समझ आ रहा है? तो अगर इमेज का डायमेंशन बड़ा होगा तो उसका जो साइज होगा इन केबी और एमबी वो भी डिफरेंट होगा। अब मान लीजिए कि आप लोग घर पर काम कर रहे हो और आपने कोई इमेज अपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट किया इस तरह से, इमेज का नेम एक्सटेंशन डॉट जेपीजी। क्या होगा जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो इमेज इतनी बार रिपीट हो गया, क्योंकि इमेज का डिफॉल्ट नेचर क्या है? अगर आपने बोला है बैकग्राउंड में इमेज को फिल करना है तो ये आपकी टोटल स्क्रीन की विड्थ यानी कि बॉडी की विड्थ को देखता है कि बॉडी का साइज कितना है। अब अगर बॉडी छोटा होगा तो इमेज के रिपीटेशन कम होंगे, बॉडी की हाइट ज़्यादा होगी तो वर्टिकल रिपीट होगा, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होगा तो हॉरिजॉन्टल रिपीट होगा। यानी कि या तो आपका बॉडी एरिया या फिर आपका स्क्रीन कितना बड़ा है उसके हिसाब से इमेज का रिपीटेशन वर्क करता है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई दूसरी इमेज ट्राई करता हूँ, ये इमेज, इस वाली इमेज का जो साइज है थोड़ा डिफरेंट है तो यानी कि रिपीटेशन जो आएंगे वो आपके डिफरेंट आएंगे, यानी कम आएंगे आपकी बार। अब बार देखो रिपीटेशन कम हो गए क्योंकि इसका साइज क्या है? बड़ा है। दिखाया था ना अभी यहाँ पर, इसका साइज कितना है? 100 बाई 120, इसका साइज कितना है? 500 बाई 600। अब मान लीजिए कि आपने और कोई बड़ा इमेज देखा यहाँ पर, उसको आपने यूज़ किया, जैसे मैं लिख दिया पर IMG 7 का साइज कितना था? 1920 बाई 1200। तो इसमें देखो आपको रिपीटेशन दिखेगा ही नहीं क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ी है। तो 3 इमेज के साथ मैंने क्यों दिखाया कि पता चला मैंने यहाँ पर बड़ा इमेज डाल के दिखाया और आप घर जाकर छोटा इमेज ट्राई करो और वो रिपीट हो जाती है तो आपके दिमाग में सीधे क्वेश्चन आएगा सर का तो रिपीट नहीं हो, मेरा क्यों हो गया? तो आपको पता होना चाहिए इमेज छोटा है इसलिए रिपीट हो रहा है। इमेज बड़ा होगा अगर स्क्रीन के बराबर होगा तो रिपीटेशन नहीं होगा, और अगर इमेज स्क्रीन से थोड़ा बहुत छोटा होगा तो 1 या 2 बार रिपीट होगा। समझ गए? तो हमने क्या क्या सीखा? कैसे एक पेज बनेगा, कैसे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, कैसे उसका बैकग्राउंड इमेज चेंज होता है। इसके बाद हेडिंग। हेडिंग आप सबको पता है हेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं? टोटल 6। जो भी मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं प्रैक्टिकली खुद से करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज़। ठीक है? तो हमने यहाँ पर लिखा दिस इज अ हेडिंग टाइप 1। ठीक है? और इसको हम लोग मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करेंगे। कितना? 6 तक। ये हो गया 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इसी तरह से 6 5 4 3 2 1। नंबर्स को यहाँ पर भी रिप्लेस करेंगे। अभी अगर हम इस फाइल को वेब ब्राउजर में रन करें तो आप एक्सपीरियंस करेंगे 1 सबसे लार्जर है, 6 सबसे स्मॉलर है। अब हो सकता है कि क्यूरियोसिटी उठे मन में इस तरह की भी, चलो एक 7 भी बना के देख लेते हैं, है ना? तो 7 जब आप लिखेंगे तो 7 के नाम से तो कोई स्टाइल होता नहीं है, ऐसा कोई टैग ही नहीं होता है ना। तो आप यह नोटिस कर पाओगे कि ना तो बोल्ड आएगा और वो एकदम अलग से स्टैंड आउट हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि H7 का कोई टैग ही नहीं होता, तो वो उसको एज ए पैराग्राफ कंसिडर करेगा। समझ गए? अब मैं अगर यहाँ पर P लिख देता हूँ इसको रिप्लेस करके तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आने वाला है। रीलोड कीजिए, क्या कोई चेंज आया इसमें? क्योंकि जो आपका H7 था वो एज ए पैराग्राफ ही कंसिडर किया गया। समझ गए ना? तो 7 के नाम से कुछ होता नहीं तो इसलिए काम करेगा नहीं। क्या H1 के ऊपर और नहीं होता, 1 सबसे हायर होता है, 6 सबसे स्मॉलर होता है। अब इसमें होते हैं अगेन एट्रीब्यूट, जैसे मैंने अभी बॉडी का बताया था। क्या होता है? अलाइन। हम यूएस इंग्लिश पढ़ते हैं इंडिया के अंदर ना, तो हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से बिगिनिंग होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो लेफ्ट में है ये। तो अगर मैं यहाँ लेफ्ट लिखूँ देयर इज नो चेंज। हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट। तो ये क्या है? राइट, और ये क्या है अपना? सेंटर। रीलोड करेंगे, तीनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, है ना?
तो फर्स्ट वाले से अगर लेफ्ट हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, जो कि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट ही होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 क्या था, HTML हॉरिजॉन्टल रूल, जिसको हम बोलते हैं HR। हमने यहाँ पे लिखा एक H1, अलाइन हमने लिखा यहाँ पर सेंटर, और हमने यहाँ पे लिखा योर साइट। पेज को ओपन करेंगे वेब ब्राउजर में। अब मुझे इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल। लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये लाइन बाय डिफॉल्ट जो होता है ये परसेंटेज में होता है। अगर आप ब्राउजर को स्केल डाउन करें या स्केल अप करें तो आपके पेज में कोई स्क्रॉलिंग आ रहा है क्या नीचे, यानी कि फ्लेक्सिबल है ना, रिस्पॉन्सिव है, छोटा करोगे छोटा हो जाएगा, बड़ा करोगे बड़ा हो जाएगा। बट क्या हो कि मुझे 100% विड्थ का नहीं चाहिए, तो उस केस में इसके पास भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि विड्थ अगर मैं लिखता हूँ 100, देयर इज नो चेंज, क्योंकि वो डिफॉल्ट है। अब अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ कुछ इस तरह से, क्या देखते हैं हम लोग, विड्थ मैनिपुलेट कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें पता चला विड्थ घटाने पर कि इसका डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो सेंटर होता है। सेंटर दिख रहा है ना, तो इसको भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। देखो 100 वाले पे लिखने कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, अलाइन, मैंने क्या लिखा, लेफ्ट, चेंज हुआ। इसी तरह से हम यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। समझ आया? तो 75% वाले लाइन को ने लेफ्ट में भेजा है, 50 वाले को ने सेंटर में रखा है, इसको मैंने राइट में सेंड किया। तो यानी कि अलाइनमेंट भी पॉसिबल है और विड्थ भी पॉसिबल है। और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन विच इज साइज एट्रीब्यूट। अब ये साइज का काम क्या है भाई, विड्थ की बात होगी तो साइज क्या होता है, साइज बोले तो थिकनेस, इस लाइन की मोटाई कितनी रखना चाहते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे लिखा 1, तो आप देख रहे हो चेंज आया इसके अंदर। तो हाँ, अगर मैं लिखता हूँ 2, तो देखो कुछ फर्क पड़ रहा है। मैं जैसे लिख देता हूँ मैं 20, तो फर्क समझ आ रहा है। यानी कि ये जो मेरी सेकंड नंबर की लाइन है ये चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने वही इसी भी तो डाला, HR1 HR2। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लाइन जो है, जब मैंने साइज लिखा तो ऐसे 3D डेप्थ सी दिखा रही है। ये डेप्थ जो आ रही है इसको हम बोलते हैं नो शेड। बाय डिफॉल्ट शेड होता है, मैं इसको बोलूँगा नो शेड। अब ये लाइन कैसे दिख रही है आपको, ग्रे। नो शेड जो मैंने वैल्यू लिखा है, नो शेड इक्वल टू नो शेड होता था HTML4 में, हम पढ़ रहे हैं 5। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन, यानी कि नो शेड इक्वल टू नो शेड मुझे नहीं लिखना, ओनली नो शेड से काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर का, तो आप लिखेंगे कलर एट्रीब्यूट। क्या करना चाह रहे हो, जैसे कि ब्लैक। क्या सीखा हमने आज की क्लास में कि HR में इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। सर सिर्फ अंदर मतलब बॉर्डर का लाइन देनी और अंदर खाली छोड़, तो वो तो पहले से नो शेड हटा दो। नो शेड में तो सिर्फ ऊपर की लाइन आ रही है, नीचे तो नहीं, नीचे भी आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, ये लो दोबारा दिखाते हैं, कट, रीलोड, और देखो ध्यान से आ तो रही है लाइन। लेकिन ये लाइन वाइट में है ना? हाँ, ये डेप्थ है, एक तरफ लाइट है एक तरफ डार्क है। जैसे क्या होता है, मान लो कि अगर ये एक बॉक्स है, इस एंगल से अगर लाइट आएगी तो ये ब्राइट होगा और ये डार्कर दिखेगा। अगर इस एंगल से लाइट थ्रो करोगे तो ये ब्राइट होगा, ये डार्क होगा। सो ये 3D डेप्थ होती है। तो अगर हम इसको मैक्सिमम देखें तो ये दिखाई दे रहा है, ये 2 कॉर्नर डार्क है, ये 2 कॉर्नर लाइट है। तो मैंने आपको बॉर्डर पढ़ाया था, जहाँ तक तुम पढ़ चुके हो, उसमें बॉर्डर के हमने स्टाइल सीखे थे, 8-9 स्टाइल थे। उसमें पढ़ा था सॉलिड, डॉटेड, डैश, है ना। फिर क्या पढ़ा था, डबल,
ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। तो उसमें क्या होता है दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो जो तुम्हारा मॉर्निंग का नोज वाला बैच है वो तुमसे आगे चल रहा है, तो उनकी क्लास में आज ही हमने पढ़ा है। ये देखो, तो तुम्हारा जो बॉर्डर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, यानी कि एक तरफ लाइट है और एक तरफ डार्क है। ध्यान से देखो, ये वाली तुम्हारी फाइल है, क्या दिखाई दे रहा है? डार्क और लाइट। तो डार्क वाला हिस्सा यानी कि इनसेट, इधर वाला हिस्सा ब्राइट है ना। तो उसका कलर वगैरह सब बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन CSS जाना पड़ेगा। अभी तुम वो नहीं कर सकते कि बॉर्डर अलग दे दूं और उसके अंदर फिल अलग कर दूंगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो नो शेड का रोल समझाया। तो तुम क्या चाह रहे थे मुझे बताओ, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। जो आपने दिखाया ना, हाँ इसमें पूरा रेड बॉर्डर दे रखा है और अंदर हाँ, तो आप ऐसा चाह रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक स्टाइल। इसके लिए CSS इस्तेमाल होता है, ये आगे का पार्ट है। और यहाँ जाके हम लोग HR के बारे में बात करेंगे। तो एक क्लास बना लेंगे, क्योंकि अगर मैंने HR लिखा तो चारों में चेंज होगा, है ना, लेकिन मुझे करना है सेलेक्टेड में चेंज। तो मैंने इसके क्लास दिया क्या, लाइन। लाइन को मैंने क्या बोला, बॉर्डर। क्या रखना है, 1 पिक्सल, सॉलिड। कलर जैसे कि रेड रखना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये लिखने से कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी कहीं कॉल नहीं किया इसको। तो जिसका भी आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ जाके लिखेंगे क्लास एट्रीब्यूट। क्लास में क्या लिखेंगे, लाइन, फिर क्या करेंगे, रीलोड। देखो बन गया वही सेम चीज। अब तुम्हें ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो उसको हटा दो, नमस्ते कर दो उसको यहाँ से, ठीक है। अब इसका फिल भी अगर तुम्हें चेंज करना है तो जो तुम्हें कलर जैसे वाइट चाहिए तो यहाँ जाके आप लिख सकते हैं कि भाई इसका कलर वाइट कर दो, लीजिए, ठीक है। इस लाइन का आप बॉर्डर स्टाइल बदलना चाहते हो, भाई सॉलिड नहीं, मुझे डबल की रिक्वायरमेंट है, तो ये डबल हो जाएगा, लेकिन डबल के लिए थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये है CSS की प्रॉपर्टीज, लेकिन लाइन की अपनी जो खुद की प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको यहाँ समझाई है नीचे, समझ गए ना, कि लाइन में खुद क्या पॉसिबल है। उसको फिलहाल हटा देता हूँ। तो पता चला एट्रीब्यूट में कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो एक HR जैसे एट्रीब्यूट के पास विड्थ भी होता है, अलाइन होता है, साइज होता है, नो शेड होता है और कलर, प्लस आप अलाइनमेंट के लेफ्ट एंड राइट जो भी अलाइनमेंट करना चाहते हैं वो सारे अलाइनमेंट भी कर सकते हो। अगले एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे और ये लास्ट एग्जांपल होगा हमारा, जैसे कि पैराग्राफ। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे। हमारा बैच नंबर 22330 पैराग्राफ, GRAPH। पैराग्राफ करा नहीं पाएंगे क्योंकि 4 मिनट में सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग छोड़ दें। तो देखो प्रैक्टिकल जो मैंने अभी करके दिखाया तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आ गया, आप थ्योरी से कनेक्ट भी कर पा रहे हो जो हमने पढ़ी है। तो अब आगे की जितनी भी थ्योरी है वो सारा प्रैक्टिकल, जितना मैंने अभी तक जितनी थ्योरी तुम्हें पढ़ा दी है वहाँ तक पहले प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर उसके बाद फिर इससे तुम्हें डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, कैसे डिज़ाइन बनेगा। अभी नहीं करा पाऊंगा, टाइम मेरे पास कम है, 3 मिनट में सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जितना पढ़ाया वो सब रिवीजन होगा अब दोबारा से, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा और फ्रेंडली हो जाए HTML के साथ।